Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्ते। आज हम एन लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करने वाले हैं। जी। चैप्टर 60 नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर। हाँ, एनसीपीसीआर काफी अहम विषय है ये। बिल्कुल, ये सिर्फ बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यूपीएससी के लिहाज से भी, खासकर जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत जरूरी है। सही कहा। तो आज हम एनसीपीसीआर की संरचना, उसके काम, उसकी शक्तियां और सबसे जरूरी उसकी इफेक्टिवनेस, मतलब वो कितना प्रभावी है, इसे यूपीएससी के एनालिटिकल लेंस से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने के लिए सबसे पहला और अहम प्रीलिम्स फैक्ट तो यही है कि एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी? हाँ, मतलब ये संविधान में नहीं दी गई है। नहीं, इसे पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत बनाया गया है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी सीपीसीआर एक्ट 2025। अच्छा, सीबीसीआर एक्ट 2025। जी, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि एक लेजिस्लेटिव क्रिएशन है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब हुआ कि इसकी जो शक्तियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो सब उसी कानून से आती हैं जिसने इसे बनाया है। बिल्कुल। तो फिर पहला बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस एक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब क्यों एक अलग से डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया बच्चों के अधिकारों के लिए? इसके पीछे की सोच क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल फिलॉसफी? हाँ, देखिए, सीपीसीआर एक्ट 2005 का जो प्रियम्बल है ना, वही इसका एक तरह से जवाब देता है। प्रियम्बल में ही? जी, वो कहता है कि बच्चों के लिए जो भी कानून देश में मौजूद हैं, जो नीतियां हैं और जो भारत की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसे कि यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, तो इन सब में जो बच्चों के अधिकार दिए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और डिफेंड करना, यही इस कमीशन का लक्ष्य है। अच्छा। तो ये एक तरह से बच्चों के लिए एक नेशनल वॉचडॉग भी है और पॉलिसी इन्फ्लुएंसर भी। मतलब एक निगरानी रखने वाली संस्था और नीति को प्रभावित करने वाली भी। काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेट लगता है ये। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं इसके संरचना पर, मतलब कॉम्पोजिशन। स्टैट्यूटरी बॉडीज की कॉम्पोजिशन और उसके इम्प्लीकेशंस पर अक्सर मेंस में सवाल बनता है। तो एनसीपीसीआर की जो मल्टी मेंबर बॉडी है, जैसा लक्ष्मीकांत में बताया है, उसका गवर्नेंस के लिहाज से क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, कॉम्पोजिशन पर ध्यान देना प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। देखिए, कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके साथ 6 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरपर्सन और 6 सदस्य। ठीक है। जी, और एक की प्रोविजन ये है कि इन 6 मेंबर्स में से कम 2 महिलाएं होनी ही चाहिए। ओह, ये तो अच्छी बात है। जेंडर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होता है इससे। बिल्कुल। और चेयरपर्सन के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने बच्चों के कल्याण के लिए आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो। अभी थोड़ा सब्जेक्टिव है, पर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आउटस्टैंडिंग वर्क। और मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस, क्या उसमें भी कुछ डाइवर्सिटी का ध्यान रखा गया है जिससे कमीशन का काम बेहतर हो? हाँ, मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक फील्ड्स बताए गए हैं, जैसे एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, केयर, वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट, जुवेनाइल जस्टिस। काफी लंबी लिस्ट है। जी, और इसमें मार्जिनलाइज्ड या डिसेबल्ड बच्चे, बाल मजदूरी का उन्मूलन, चाइल्ड साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी और बच्चों से जुड़े कानून, ये सब शामिल है। अच्छा। इससे ये तय होता है कि कमीशन के पास फैसला लेने के लिए एक होलिस्टिक एक्सपर्टीज हो, सिर्फ लीगल ना हो। मतलब अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ। और इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है? सभी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती हैं। चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी? हाँ, और इसे हेड करते हैं मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, WCD मिनिस्टर की अध्यक्षता में। ये सिलेक्शन प्रोसेस और क्वालिफिकेशंस इसकी क्रेडिबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन किसी भी संस्था की इंडिपेंडेंस, उसकी स्वायत्ता, उसके टेन्योर और रिमूवल प्रोसेस से भी जुड़ी होती है। यहाँ क्या प्रोविजंस हैं? देखिए, चेयरपर्सन का टेन्योर होता है 3 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। 3 साल या 65 साल? और मेंबर्स का टेन्योर 3 साल या 60 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। उनके लिए 60 साल। ठीक है। जी,
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी चेयरपर्सन या मेंबर 2 टर्म से ज्यादा के लिए रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, सिर्फ 2 बार? हाँ, ये कॉन्टिन्यूटी और नए पर्सपेक्टिव्स के बीच एक तरह का बैलेंस बनाता है। और रिमूवल मतलब उन्हें हटाया कैसे जा सकता है? अक्सर स्टैट्यूटरी बॉडीज के इंडिपेंडेंस पे सवाल उठते हैं अगर रिमूवल प्रोसेस पूरी तरह एग्जीक्यूटिव के हाथ में हो। यहाँ क्या सेफगार्ड्स हैं? देखिए, रिमूवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं। जैसे अगर वो दिवालिया हो जाएं, इंसॉल्वेंसी, हाँ? या किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए जाएं जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, मॉरल टर्पिट्यूड, अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट की राय में, हाँ। या फिर ऑफिस के अलावा कहीं और पेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाएं, या शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो जाएं, या कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या लगातार 3 मीटिंग से बिना इजाजत अनुपस्थित रहें, या फिर अपने पद का दुरुपयोग करें जिससे जनहित को नुकसान पहुंचे, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की राय में। काफी सारे ग्राउंड्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ये है कि अगर रिमूवल का आधार मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंक्वायरी की जाएगी। ओह, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। ये हाँ, उस इंक्वायरी के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तो ये एक तरह का क्वाजी जुडिशियल चेक है एग्जीक्यूटिव के डिस्क्रेशन पर। ये सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी वाला पॉइंट तो कमीशन की ऑटोनॉमी के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, चलो अब देखते हैं कि इस कमीशन के कोर फंक्शंस क्या हैं, इसके मुख्य कार्य क्या है। यूपीएससी मेंस के लिए अक्सर सवाल आता है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी इन अचीविंग इट्स मैंडेट। तो एनसीपीसीआर के केस में इसके फंक्शंस उसके मैंडेट को कैसे दर्शाते हैं? इसके फंक्शंस काफी कॉम्प्रिहेंसिव हैं। लक्ष्मीकांत में 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला तो है कि बच्चों के लिए जो भी लीगल सेफगार्ड्स हैं, जो कानूनी सुरक्षा देते हैं, उनको एग्जामिन करना, रिव्यू करना और उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंडेशंस देना। मतलब कानूनों की समीक्षा करना और सिफारिशें देना। जी। दूसरा, इन सेफगार्ड्स की वर्किंग पर, मतलब ये कानून कैसे काम कर रहे हैं, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअली या जब भी जरूरी लगे रिपोर्ट करना। तो ये एक मॉनिटरिंग रोल हो गया, एक वॉचडॉग की तरह निगरानी रखने वाला। लेकिन क्या ये सिर्फ निगरानी रखता है या कुछ प्रोएक्टिव रोल भी लेता है? बिल्कुल लेता है। तीसरा फंक्शन यही है कि बाल अधिकारों के उल्लंघन, चाइल्ड राइट्स वायलेशन की इंक्वायरी करना और ऐसे मामलों में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की रिकमेंडेशन देना। अच्छा, कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश। हाँ, और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। सुओ मोटो मतलब खुद से संज्ञान लेना बिना किसी शिकायत के। जी हाँ, खुद से किसी मामले का संज्ञान ले सकता है। चौथा फंक्शन है कि ये कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, प्राकृतिक आपदाएं, घरेलू हिंसा, HIV एड्स, ट्रैफिकिंग, शोषण वगैरह, इनको रिव्यू करता है जो बच्चों के अधिकारों पर बुरा असर डालते हैं, और उनके लिए रिमीडियल मेजर्स मतलब सुधारात्मक उपाय सुझाता है। ये सो मोटो पावर तो काफी सिग्निफिकेंट लगती है, क्योंकि फिर कमीशन सिर्फ शिकायतों पर निर्भर नहीं रहता और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो बच्चे ज्यादा जोखिम में हैं, उनके लिए क्या कोई स्पेसिफिक फोकस है? हाँ बिल्कुल। पांचवा फंक्शन यही है कि जो बच्चे मुश्किल में हैं, डिस्ट्रेस, मार्जिनलाइज्ड हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं या कानून के साथ संघर्ष में हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, या बिना परिवार के हैं, उनके स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन से जुड़े मामलों को देखना। छठा फंक्शन है इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करके उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर रिकमेंडेशंस देना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन। जी। साथ ही रिसर्च को प्रमोट करना, फंक्शन 7, और चाइल्ड राइट्स लिटरेसी यानी बाल अधिकारों की साक्षरता को समाज में फैलाना, फंक्शन 8। रिसर्च और अवेयरनेस बिल्डिंग ये तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए बहुत जरूरी है। और क्या इनके पास कहीं जाकर जांच करने की, इंस्पेक्शन की पावर्स भी हैं? जी हाँ, फंक्शन 8 के हिस्से के तौर पर ही ये किसी भी चिल्ड्रंस होम, इंस्टीट्यूशन या ऐसी कोई भी जगह जहां बच्चों को रखा जाता है, जैसे जुवेनाइल होम्स हो गए या जेलें भी, उनका इंस्पेक्शन कर सकता है या करवा सकता है। अच्छा, जेलों का भी? हाँ, जहां बच्चे रखे जाते हों, और फिर रिमीडियल एक्शन के लिए रेकमेंड कर सकता है। फंक्शन 9 स्पेसिफिकली शिकायतों को एड्रेस करता है अगर अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, या कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, या पॉलिसी का पालन नहीं हो रहा, इन सब की इंक्वायरी करना। और 10वां एक तरह का ऑमनिबस क्लॉज है, मतलब कोई भी और काम करना जो बाल अधिकारों को प्रमोट करने के लिए जरूरी हो। वाओ, ये फंक्शंस तो वाकई बहुत वास्ट हैं।
काफी व्यापक दायरा है, लेकिन किसी भी कमीशन की इफेक्टिवनेस तो उसकी पावर्स पर निर्भर करती है। इन फंक्शंस को पूरा करने के लिए एनसीपीसीआर के पास क्या शक्तियां हैं? ये प्रीलिम्स के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन एरिया हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। जब कमीशन अपनी इंक्वायरी कर रहा होता है तो उसके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती हैं। सिविल कोर्ट की पावर्स? जैसे इसका मतलब है ए, किसी को भी समन करना बुलाना, उसकी हाजिरी सुनिश्चित करना, शपथ पर उसकी जांच करना। बी, डॉक्यूमेंट्स को खोजना और प्रस्तुत करवाना। सी, एफिडेविट्स पर सबूत लेना। डी, किसी भी अदालत या ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड मंगवाना। ई, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना। और एफ, कोई भी और मामला जो निर्धारित हो। मतलब इंक्वायरी के लिए ये क्वाजी जुडिशियल पावर्स हैं। सिविल कोर्ट की पावर्स तो काफी स्ट्रांग लगती है, लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल सवाल उठता है जो अक्सर मेंस में पूछा जाता है। ये जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, इनकी रिकमेंडेशंस की बाइंडिंग नेचर क्या होती है? क्या वो बाध्यकारी होती है? अगर एनसीपीसीआर को इंक्वायरी में कुछ गलत मिलता है तो क्या वो खुद सजा दे सकता है या उसके फैसले बाइंडिंग होते हैं? बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर कमीशन की लिमिटेशंस भी सामने आती हैं। देखिए, सिविल कोर्ट की पावर्स इंक्वायरी के दौरान तो हैं, लेकिन कमीशन प्राइमरीली एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। रिकमेंडेटरी मतलब सिर्फ सिफारिश करने वाली? हाँ, वो खुद किसी को पनिश नहीं कर सकती। इंक्वायरी पूरी होने के बाद वो सरकार या संबंधित अथॉरिटी को रिकमेंड कर सकती है कि उचित क्रिमिनल या अन्य प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएं। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट को डायरेक्शंस जारी करने के लिए अप्रोच कर सकती है, या फिर विक्टिम को तत्काल अंतरिम राहत इमीडिएट इंटरिम रिलीफ देने के लिए सरकार या अथॉरिटी को रिकमेंड कर सकती है। तो मतलब रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, ये तो इफेक्टिवनेस पर, उसकी प्रभावशीलता पर बड़ा असर डाल सकता है। हाँ, बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन एक्ट ये जरूर कहता है कि संबंधित सरकार या अथॉरिटी को कमीशन की रिपोर्ट या रिकमेंडेशंस पर क्या एक्शन लिया गया है, इसकी जानकारी 1 महीने के अंदर देनी होगी। 1 महीने में? जी, या कुछ मामलों में 3 महीने जैसा निर्धारित हो। और अगर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसके कारण भी बताने होंगे। अच्छा, कारण बताने होंगे। हाँ, और ये रिपोर्ट्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने रखी जाती हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर के साथ। और अगर रिकमेंडेशन नहीं मानी तो उसके कारण भी एटीआर में बताने होते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मतलब एटीआर वाला, ये तो अहम है, लेकिन फिर भी इफेक्टिवनेस काफी हद तक सरकार की पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिवनेस पर निर्भर करती है ना? बिल्कुल। अगर सरकार रिकमेंडेशंस को गंभीरता से न ले तो कमीशन एक तरह से टूथलेस टाइगर जैसा साबित हो सकता है। ये एक वैलिड क्रिटिक पॉइंट है मेंस के लिए। जी, ये एक चुनौती है। इसके अलावा क्या कोई और प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो इस तरह की बॉडीज फेस करती हैं? हाँ, जैसे कई दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ होता है रिसोर्सेज की कमी, फाइनेंशियल भी और ह्यूमन भी। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हाँ, इतना बड़ा मैंडेट है। बिल्कुल, इतने वास्ट मैंडेट को पूरा करने के लिए एडिक्वेट स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग तो चाहिए ही। कोऑर्डिनेशन भी एक चैलेंज हो सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, विभिन्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय बनाना। अच्छा, क्या स्टेट लेवल पर भी ऐसी बॉडीज होती हैं? जी हाँ, सीपीसीआर एक्ट 2005 स्टेट गवर्नमेंट्स को भी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स SCPCR स्थापित करने का प्रावधान देता है। SCPCRs? हाँ, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस काफी हद तक NCPCR जैसे ही होते हैं, लेकिन वो राज्य के ज्यूरिसडिक्शन में काम करते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक्ट में चिल्ड्रंस कोर्ट्स का भी जिक्र था, उनका क्या रोल है? हाँ, एक्ट में स्पीडी ट्रायल के लिए भी प्रोविजंस हैं। स्टेट गवर्नमेंट संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से हर जिले में एक कोर्ट ऑफ सेशन को चिल्ड्रंस कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट कर सकती है। अच्छा, सेशन कोर्ट को ही? हाँ, या फिर खास तौर पर इस एक्ट के तहत आने वाले अपराधों के लिए एक अलग स्पेशल कोर्ट भी बना सकती है। स्पेशल कोर्ट? जी, और इन कोर्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करती है। ये जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बच्चों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाने का एक प्रयास है। ये तो अच्छी पहल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए की टेकअवेज क्या होंगे? सबसे पहले प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। बिल्कुल, प्रीलिम्स टेकअवेज। 1. NCPCR क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी।
किस एक्ट के तहत? CPCR एक्ट 2005। ठीक है। 2. नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। WCD मिनिस्ट्री। 3. कॉम्पोजिशन, एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स। इसमें कम से कम 2 महिला सदस्य जरूरी हैं। हाँ। 4. अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन के लिए 3 मेंबर कमिटी होती है जिसे WCD मिनिस्टर हेड करते हैं। ठीक। 5. टेन्योर, चेयरपर्सन के लिए 3 साल या 65 की उम्र, मेंबर्स के लिए 3 साल या 60 की उम्र, अधिकतम 2 टर्म्स। गॉट इट। 6. रिमूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर, लेकिन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी जरूरी है। हाँ, ये SC इंक्वायरी वाला पॉइंट। 7. पावर्स क्या हैं? इंक्वायरी के दौरान सिविल कोर्ट की पावर्स। सिविल कोर्ट की शक्तियाँ। 8. रिकमेंडेशंस कैसे हैं? प्राइमरीली रिकमेंडेटरी, मतलब बाध्यकारी नहीं। बाइंडिंग नहीं। 9. रिपोर्टिंग, एनुअल या स्पेशल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती हैं और अगर राज्य से संबंधित है तो स्टेट गवर्नमेंट को कॉपी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में ATR के साथ रखी जाती हैं। ATR जरूरी है। 10. स्टेट बॉडीज, हाँ, SCPCRs राज्य सरकारें बना सकती हैं। 11. चिल्ड्रंस कोर्ट्स, स्पीडी ट्रायल के लिए डेजिग्नेट करने या एस्टैब्लिश करने का प्रावधान है। बिल्कुल, ये प्रीलिम्स के लिए एकदम क्रिस्प पॉइंट्स हो गए। एक्सीलेंट समरी फॉर क्विक रिकॉल। अब मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो व्हाट आर द की एनालिटिकल आर्गुमेंट्स क्या ध्यान में रखनी चाहिए? मेंस टेकअवेज। 1. रोल एंड सिग्निफिकेंस। NCPCR भारत की मुख्य स्टैट्यूटरी बॉडी है बाल अधिकारों की रक्षा के लिए। ये एक वॉचडॉग है, पॉलिसी एडवाइजर है और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी। इसके मैंडेट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जोड़कर देखना चाहिए, जैसे आर्टिकल 15(3), 21A, 23, 24, 39E, 39F, 51A के, और साथ ही UNCRC से। हाँ, ये लिंकेजेस बहुत जरूरी हैं मेंस आंसर के लिए। 2. स्ट्रेंथ्स। इसका मैंडेट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें सुओ मोटो पावर्स हैं, इंक्वायरी के लिए क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं, SCPCRs और चिल्ड्रंस कोर्ट्स का प्रावधान है। इसने बाल अधिकारों के मुद्दों को एक प्रोफाइल दी है, चर्चा में लाया है। सही बात है जी। चैलेंजेस एंड क्रिटिक। रिकमेंडेटरी नेचर इसकी सीधी एनफोर्समेंट पावर को लिमिट करती है। इफेक्टिवनेस सरकार की रिस्पॉन्सिवनेस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, फाइनेंशियल और ह्यूमन दोनों। अलग अलग एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की समस्याएं हो सकती हैं और आम जनता में NCPCR के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है। ये चैलेंजेस वाला पॉइंट क्रिटिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि NCPCR को बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रिवेंटिव और रिमीडियल, मतलब निवारक और उपचारात्मक, दोनों तरह की भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। जी। इसके पास शक्तियां तो हैं, खासकर इंक्वायरी के मामले में, लेकिन इसकी जमीनी प्रभावशीलता, सरकारी सहयोग, संसाधनों की उपलब्धता और इसकी सिफारिशों पर कितनी कार्रवाई होती है, इस पर बहुत निर्भर करती है। सही मायने में ये एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। हाँ। लेकिन इसकी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए, मतलब इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए लगातार इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग और पॉलिटिकल कमिटमेंट दोनों की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज के लिए NCPCR पर ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार करने योग्य प्रश्न छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जो शायद आने वाले समय में मेंस का हिस्सा बन सकता है। जी। कि ये जो बदलता हुआ सामाजिक तकनीकी माहौल है, खासकर डिजिटल दुनिया में जो नए खतरे बढ़ रहे हैं, जैसे साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन है, इनको देखते हुए NCPCR को अपने मैंडेट और फंक्शंस को कैसे अडेप्ट करना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए, ताकि वो बच्चों को इन नई चुनौतियों से भी प्रभावी ढंग से सुरक्षित रख सकें। बहुत प्रासंगिक सवाल है ये। इस पर सोचते रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.